लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कैलोरीमेट्री के बारे में। अब आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर क्या है? देखो, हमारी जो हीट है वो फ्लो करती है एक रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर से लेकर के लो टेम्परेचर, यानी कि हाई टेम्परेचर का एक रीजन है और एक आपके पास लो टेम्परेचर का रीजन है। तो यहाँ पर आपकी हीट फ्लो करती है। इसी हीट फ्लो के प्रोसेस को हम नाम देते हैं हीट ट्रांसफर। अगर हम बात करें मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, मोड्स मतलब क्या तरीके हैं आपके हीट को ट्रांसफर करने के, तो आपके पास तीन मोड्स है हीट ट्रांसफर के, दैट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सबसे पहले हम आज की क्लास में कवर करेंगे कंडक्शन को, और बाकी के ये जो दो मेथड्स हैं कन्वेक्शन और रेडिएशन, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंडक्शन से। तो कंडक्शन क्या है हमारे पास? द ट्रांसफर ऑफ हीट विच टेक्स प्लेस ड्यू टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस और कोलिजन्स इज नोन एज थर्मल कंडक्शन। यानी कि हीट का वो ट्रांसफर जो कि किसकी वजह से होता है? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस या फिर कोलिजन्स की वजह से। इस मेथड को हम बोलते हैं थर्मल कंडक्शन, या इस मोड ऑफ ट्रांसफर को हम बोलते हैं थर्मल कंडक्शन। ठीक है। अब ये जो थर्मल कंडक्शन है ये बेसिकली होता है सॉलिड्स के अंदर, क्योंकि सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो इजिली मूव नहीं कर सकते, क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है। तो इस वजह से वो अपनी ही जगह पे क्या करते हैं? वाइब्रेट करती है, या फिर हम बोल सकते हैं अपनी जगह पे क्या करते हैं, थोड़े बहुत कोलिजन्स की वजह से वो अपनी एनर्जी को दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट वो हीट को ट्रांसफर करते हैं कैसे? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन से या फिर कोलिजन्स के थ्रू। इस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में जो हीटेड पार्टिकल है उसका कोई भी एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, हीटिंग अ रॉड फ्रॉम वन एंड मेक्स द अदर एंड हॉट। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले, मैंने एक रॉड ली, ये हमारे पास एक रॉड है। ठीक है। अब इस रॉड को हम एक एंड से हीट कर रहे हैं, मतलब इस पोर्शन पे हम इस एंड को हम हीट कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इस एंड को हीट करेंगे हम देखेंगे थोड़ी देर बाद ये जो हीटिंग है वो यहां तक पहुंच जाती है। कैसे पहुंचती है? सेम वही तरीका। जैसे ही आप यहाँ पे हीट करते हो, यहाँ के मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, और ये वाइब्रेशन पूरे ऑल ओवर द रॉड ट्रेवल करता हुआ यहाँ तक पहुंचता है। वाइब्रेशन ट्रेवल कर रहा है, इन शॉर्ट ये मॉलिक्यूल जब यहाँ पे वाइब्रेट करेगा तो अपनी एनर्जी दूसरे पे ट्रांसफर करेगा, फिर दूसरा मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी इस पे ट्रांसफर करेगा। इस तरह से करते करते ये एनर्जी पूरी यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हो जाती है। अब नेक्स्ट हमें कवर करना है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि कंडक्शन से रिलेटेड है, दैट इज स्टेडी स्टेट एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है। स्टेडी स्टेट के को समझने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं, देखो हमारे पास दो स्टेट होती हैं, वेरिएबल स्टेट और स्टेडी स्टेट। इनिशियल में हमने क्या किया, एक रॉड को लिया और उसको इस तरह से प्लेस कर दिया, यानी कि उसका एक एंड हमने रख दिया हॉट एंड पे और दूसरा एंड रख दिया उसका कोल्ड, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यहां से ये हीट एनर्जी को लेना स्टार्ट करेगा। अब कुछ टाइम के बाद हमने देखा कि इसका जो टेम्परेचर है यहाँ का, इस पोर्शन का, वो 30 डिग्री पहुंच गया, यहाँ पे 25 डिग्री पहुंच गया, यहाँ 20 डिग्री पहुंच गया, यहाँ 10 डिग्री पहुंच गया। ऐसा कैसे? तो देखो, यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे इस टाइम पे, ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ का जो मॉलिक्यूल है ये क्या करेगा, इनिशियल में कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और थोड़ी बहुत एनर्जी को क्या करेगा, आगे ट्रांसफर करेगा। यानी कि पूरी की पूरी एनर्जी को ये ट्रांसफर नहीं करता, ये कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, क्योंकि इसको खुद का भी वाइब्रेशन करना है, और उसमें से कुछ एनर्जी को ये क्या करता है, आगे ट्रांसफर कर देता है। तो जो ट्रांसफर हुई आगे एनर्जी, वो एनर्जी पीछे के मुकाबले कम होती है, यानी कि इसकी एनर्जी ज्यादा होगी और इसकी एनर्जी कम होगी। फिर फर्दर क्या होगा, ये अपनी एनर्जी आगे वालों को ट्रांसफर करेगा तो उसकी एनर्जी और कम हो जाएगी। और मैंने आपको बताया था कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। यानी कि अगर आप देखो यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है, तो टेम्परेचर भी पूरी रॉड में क्या होगा, हर पॉइंट पे कम होगा। ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, बेसिकली अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो ये पॉइंट या इस मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल कुछ हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और बाकी की हीट को क्या कर रहा है, आगे की तरफ ट्रांसफर कर रहा है। ठीक इसी तरह से ये वाला मॉलिक्यूल भी कुछ हीट को एब्जॉर्ब करेगा और फिर आगे ट्रांसफर करेगा। फिर यहाँ पे मॉलिक्यूल है, ये भी क्या करेगा, कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और फिर आगे ट्रांसफर, और ये प्रोसेस आपका चलता रहता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी हीट का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। बट ये ट्रांसफर ना थोड़ा सा वेरिएबल है। वेरिएबल इन द सेंस, ये कुछ एनर्जी को तो एब्जॉर्ब कर रहा है और कुछ बहुत एनर्जी को क्या कर रहा है, आगे ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है। कुछ टाइम के बाद हमने फिर से देखा, तो कुछ टाइम के बाद इसका टेम्परेचर हो गया 60 डिग्री, यहाँ का टेम्परेचर 45, यहाँ का टेम्परेचर 30, यहाँ का टेम्परेचर 15 डिग्री। हीट ट्रांसफर अभी भी हो रहा है, बट अभी भी क्या कर रहा है, ये कुछ बहुत एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और कुछ एनर्जी को आगे ट्रांसफर कर रहा है। कुछ और टाइम हमने वेट किया, कुछ और टाइम के बाद हमने देखा तो इसका टेम्परेचर हो चुका है इस वाले एंड पे
यानी कि ये वाला एंड पूरा 100 डिग्री का है, ये वाला 80 डिग्री, 65 डिग्री, 50 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। और फिर थोड़ा सा और टाइम बीता, हमने फिर से देखा, तो अब हमने क्या पाया कि जितना टेम्परेचर अभी इससे थोड़ी देर पहले था, उतने ही टेम्परेचर हर पार्ट पे, यहाँ पे भी उतना ही टेम्परेचर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो आपकी क्रॉस सेक्शन है अलग अलग, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन है, ये हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन है, ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अब कुछ टाइम के बाद क्या हो रहा है, हर क्रॉस सेक्शन का एक कांस्टेंट टेम्परेचर हो चुका है, यानी कि अब वो क्या कर रहा है, अब वो किसी भी तरह की हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, वो सीधा सीधा हीट को बस ट्रांसफर कर रहा है। यानी इसकी जितनी कैपेसिटी थी हीट को एब्जॉर्ब करने की वो खत्म हो चुकी है, अब ये केवल क्या करेगा, हीट को ट्रांसफर करेगा। तो जितनी भी हीट यहाँ से मिलेगी या जितनी हीट एनर्जी इसको मिलेगी, ये बेसिकली क्या करता रहेगा, उसको बस आगे की तरफ ट्रांसफर करता रहेगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन इस वक्त बंद हो चुका है। तो स्टेडी स्टेट में क्या होता है, स्टेडी स्टेट में हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करना बंद कर देते हैं, वो केवल क्या करते हैं, हीट एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। और इस वजह से क्या होता है, जो आपका टेम्परेचर होता है हर पॉइंट पे, या आप बोल सकते हो हर क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है, वो आपका कैसा हो चुका है, कांस्टेंट। इस स्टेट को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट, यानी कि एक ऐसी स्टेट जहां पे टेम्परेचर आपके हर क्रॉस सेक्शन का क्या हो जाता है, कांस्टेंट, और जो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होती है वो बंद हो जाती है। इस स्टेट को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। और जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या आगे जो भी स्टडी करेंगे, हम स्टेडी स्टेट की ही स्टडी करेंगे, क्योंकि हमें पता है स्टेडी स्टेट में यहां से जितनी हीट जाएगी उतनी ही हीट यहां से बाहर निकलेगी, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे जितनी भी हीट आ रही है वो पूरी की पूरी ट्रांसफर हो रही है, यहाँ पे कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। जबकि अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे ये कुछ एब्जॉर्ब कर रहा था, तो यहाँ से कितनी हीट निकली और यहाँ पे कितनी हीट पहुंची, ये हमें एग्जैक्टली पता नहीं लग पाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कुछ बहुत एनर्जी धीरे धीरे कंज्यूम करते रहते हैं या एब्जॉर्ब करते रहते हैं। लेकिन स्टेडी स्टेट में हम इजिली बता सकते हैं कि हाँ, हमारे पास यहाँ से जितनी हीट आएगी उतनी हीट यहाँ पे पहुंचेगी, क्योंकि कोई भी किसी भी तरह का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा वहां पे। तो ये हो गया आपका स्टेडी स्टेट। अब देखो, अब अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारा जो टेम्परेचर है वो आपको दिख रहा होगा, टेम्परेचर आपका डिस्टेंस के साथ में वेरी कर रहा है। यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इन शॉर्ट अगर हम किसी दो क्रॉस सेक्शन को देखें तो हर दो क्रॉस सेक्शन के बीच का टेम्परेचर क्या है, कुछ ना कुछ अलग है। और ये होना भी चाहिए, तभी हीट ट्रांसफर हो सकता है। अगर आप ये समझो कि ये टेम्परेचर 100 डिग्री पे है और ये भी टेम्परेचर 100 डिग्री पे है, तो आपका हीट ट्रांसफर नहीं होता। यानी हीट ट्रांसफर की एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आपका जो भी एंड रॉड है उन दोनों एंड्स के बीच में कुछ टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन्ड होना चाहिए। और यहां पर अगर हम देखें तो यहां से लेके आप पूरे रॉड में कोई भी दो क्रॉस सेक्शन को पकड़ो, जैसे मैंने यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन पकड़ा और यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन पकड़ा, हम देख रहे हैं यहाँ पे भी टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन्ड है, यहाँ पे 100 डिग्री है, यहाँ पे 80 डिग्री है। इसी तरह से आपने अगर ये वाला क्रॉस सेक्शन देखा और ये वाला क्रॉस सेक्शन देखा तो इसके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस भी मेंटेन है, यानी कि यहाँ पे भी हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो हीट ट्रांसफर की एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि दो क्रॉस सेक्शन के बीच में, ठीक है, या दो एंड्स के बीच में क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। यहां से हमें यह पता लगा कि हाँ, हर दो क्रॉस सेक्शन के बीच में कुछ ना कुछ टेम्परेचर का डिफरेंस है, और ये टेम्परेचर का डिफरेंस आपका लगातार क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो टेम्परेचर यहाँ पे हमें पता लगा कि एक तो टाइम पे वो डिपेंड करता है, ठीक है, और टेम्परेचर जो है यहाँ पे पोजीशन पे भी डिपेंड कर रहा है, यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर की वैल्यू हमारी चेंज होती जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम टेम्परेचर ग्रेडियंट। यानी कि जब टेम्परेचर आपका चेंज होगा, किसके हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से। आप इसको ये भी बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद डिस्टेंस, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था चैप्टर नंबर 10 के अंदर वेलोसिटी ग्रेडियंट के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल करंट एंड थर्मल कंडक्टिविटी। ये भी उसी से रिलेटेड है, कंडक्शन से ही। देखो, अगर हम बात करें थर्मल करंट की, तो थर्मल करंट क्या होता है, थर्मल करंट को बेसिकली आप उस एनालॉजी से समझ सकते हो, आपने 10th क्लास में इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था। इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्योंकि वहां पे क्या होता है, चार्जेस आपके फ्लो करते हैं। तो जो चार्जेस हैं उनका फ्लो का रेट क्या है, वही रेट आपको क्या दे देता है, इलेक्ट्रिक करंट। इसी तरह से अगर हम थर्मल करंट की बात करें तो थर्मल करंट में आपका क्या चीज फ्लो हो रही है, हीट एनर्जी। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज नोन एज थर्मल करंट। तो आप थर्मल करंट को डिफाइन कर सकते हो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज नोन एज थर्मल करंट। इसको हम एक अलग सिंबल से डिनोट करेंगे, एच से।
और अगर यहाँ पे हम h की वैल्यू देखें या मैथमेटिकली इसको देखें तो h हमारा किसके इक्वल टू हो जाएगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ठीक वैसे ही जैसे आप करंट निकाला करते थे 10th क्लास में, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। यहाँ पे चार्जेस फ्लो होते हैं और कितने टाइम में फ्लो होते हैं आप उसके हिसाब से निकालते हो। तो इसी तरह से यहाँ पे हीट एनर्जी फ्लो हो रही है, कितने टाइम में फ्लो हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या निकलेगा, हीट करंट। इसी तरह से हम यहाँ पे एसआई यूनिट निकाल सकते हैं थर्मल करंट की। कैसे, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, तो डेल्टा क्यू की यूनिट क्या होती है, जूल, और टाइम की होती है सेकंड। तो हमारे पास यूनिट आ जाएगी जूल पर सेकंड। तो हमारे पास यूनिट आ जाएगी जूल पर सेकंड। तो हमारे पास यूनिट आ जाएगी जूल पर सेकंड। ठीक है। एक्सपेरिमेंटली अब देखो, जो थर्मल करंट है इसके लिए ना हमें एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है कि थर्मल करंट किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा यानी कि एच, वो आपका एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा टी के, और जो आपका एच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के, और एच जो है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। कैसे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सपोज करो एक रॉड आपने ली, ये है आपके पास एक रॉड। ठीक है, इस रॉड का क्या है, कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है अपना, यानी कि ये क्या है आपके पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसके पास अपनी कुछ लेंथ है। ठीक है, और इन दोनों एंड्स के बीच में कुछ टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन है। मान लेते हैं यहाँ का टेम्परेचर T1 है और यहाँ का टेम्परेचर T2 है। तो अगर हम हीट करंट की बात करें तो हीट करंट जो होगा, एक तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा टी के, यानी कि जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी तेजी से यहाँ पे क्या होगा, हीट का फ्लो होगा। और हीट फ्लो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हीट एनर्जी यहां से बाहर निकल सकती है, यानी कि हीट करंट आपका क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, हो गया एरिया के। इसी तरह से हीट करंट आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ की, यानी कि लेंथ जितनी ज्यादा होगी तो आपका करंट की स्पीड है, ठीक है, या करंट को आप बोल सकते हो करंट को ज्यादा टाइम लगेगा ट्रेवल करने में, तो लेंथ जितनी ज्यादा करंट आपका क्या हो जाएगा, उतना कम हो जाएगा हीट करंट। ठीक है, ये जितना भी डेटा है ये सब एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया था, कोई परफेक्ट डेरिवेशन नहीं है इसके लिए। अब आगे देखते हैं हम, ये जो हमारे पास तीन इक्वेशन आई है, हमने तीनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, और कंबाइन करके हमें क्या मिला, दैट एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा टी डिवाइड बाय एल। यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलते हैं के। ठीक है, तो एच इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, के ए डेल्टा टी बाई एल। अब देखो यहां से हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ चुका है, दैट एच, जो कि हमने पढ़ा था डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी होता है, और अगर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है तो यहाँ पे हमें मिल चुका है कि वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, टेम्परेचर डिफरेंस पे, लेंथ पे, और के क्या है आपके पास, इस के को हम बोलते हैं थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, और ये जो के है ये किसी गिवन मटेरियल के लिए आप फिक्स होगी, लेकिन मटेरियल जैसे जैसे चेंज होगा उसके लिए के की वैल्यू अलग हो जाएगी। जैसे हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के लिए थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू अलग होती है। वुड की बात करें तो वुड की थर्मल कंडक्टिविटी अलग होती है। अगर कोई और मेटल ले ले, कॉपर ले ले, आयरन ले ले, तो इन सब की थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, अलग अलग होती है। अब थर्मल कंडक्टिविटी को हम यहाँ से डिफाइन करेंगे। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, जो हमने अभी पढ़ा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इसको हम सिंपली थर्मल कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं। बट थर्मल कंडक्टिविटी एक्चुअल में क्या चीज है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू कंडक्ट हीट थ्रू इट, यानी कि ये किसी मटेरियल की एबिलिटी को दिखाता है कि वो कितनी हीट अपने अंदर से पास कर सकता है। ठीक है, अब इसका अगर हम फॉर्मूला फाइंड करें तो यहाँ पे देखो, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी हमें पता है किसके बराबर होता है, के ए डेल्टा टी बाय एल, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यहाँ से अगर हम के की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू यहाँ रहेगा, एल पहुंच गया ऊपर, और ये जो ए डेल्टा टी है ये आ जाएगा नीचे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, डेल्टा क्यू मल्टीप्लाइड बाय एल इंटू में ए डेल्टा टी और डेल्टा स्मॉल टी। तो यहां से हमें क्या निकालनी है, एसआई यूनिट निकालनी है थर्मल कंडक्टिविटी की। तो हमें पता है डेल्टा क्यू का मतलब क्या होता है, या डेल्टा क्यू की यूनिट क्या होती है, जूल। लेंथ की क्या होती है, मीटर डिवाइड बाय एरिया की, मीटर स्क्वायर, और डेल्टा टी की केल्विन, और स्मॉल डेल्टा टी की सेकेंड। ठीक है, तो यहां से मीटर से स्क्वायर कट गया, अब इसको आप ऊपर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, जूल। सेकंड को ऊपर ले गया तो जूल पर सेकंड, मीटर को ऊपर ले गया तो पर मीटर, केल्विन को ऊपर ले गया तो पर केल्विन, और जूल पर सेकंड को हम वॉट भी बोलते हैं। तो हमारे पास जूल पर सेकंड कितना आ जाएगा, वॉट पर मीटर पर केल्विन। तो आपके पास ऐसा यूनिट हो गई, एक तो वॉट पर मीटर पर केल्विन, या फिर आप बोल सकते हो जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन। किसी गिवन मटेरियल के लिए
जो H है वो हमें पता है ये इतना होता है। अब यहाँ पे देखो कोई भी अगर आपके पास गिवन मटेरियल है तो उसके लिए K, A और L ये तीनों चीजें क्या होंगी, सेम होंगी। गिवन मटेरियल मतलब मान लो आपने कुछ लेंथ ऑफ रॉड ली, ये ठीक है, ये हमारे पास एक रॉड की लेंथ है और यहाँ पे हमारे पास इसका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और इसकी कुछ थर्मल कंडक्टिविटी है K। अब इसमें जो चीज चेंज होगी ना वो चीज चेंज होगी बस टेम्परेचर है, यानी कि टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है भाई, बाहर का टेम्परेचर या दोनों साइड का टेम्परेचर कितना है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के लिए। तो ये जो तीनों चीजें हैं, अगर इन तीनों चीजों को हम कांस्टेंट मान के चले तो इन तीनों चीजों को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, आर। ठीक है, तो आर का हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एल बाई के ए। अब इस चीज को ना हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनालॉजी के थ्रू। कैसे, देखो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट में दैट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू वी बाई आर। ओम्स लॉ से निकाला था हमने, V इज इक्वल टू आई बाई आर, आई आर। ठीक है, तो उससे हमारे पास I इज इक्वल टू क्या आ गया, V बाई आर। अब देखो जब हम वहां पे देखते हैं करंट की बात अगर हम करते हैं तो करंट वहां पे किस वजह से आता है, जब दो चीजों के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड हो। V हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब दो चीजों के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड होगा, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वहां पे कुछ करंट आया। इसी तरीके से अगर हम हीट की बात करें तो जब दो चीजों के बीच में कुछ टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन होगा तो वहां पे क्या फ्लो करता है, हीट करंट। ठीक है, तो इन दोनों एनालॉजी से अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे पास देखो H था हमारे पास, डेल्टा टी भी था हमारे पास। अब जो बाकी बची हुई चीज है क्या होगी, इसका मतलब वो कुछ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। तो हमने ये जो वैल्यू थी के ए बाई एल, इसकी जगह हमने क्या लग दिया, आर। और अगर इसका हम फॉर्मूला देखें तो क्या बन जाएगा, एल बाई के ए। इसको हमने यहाँ पे नाम दिया थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, वहां पे हमारा रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक, सिंपली अगर आप कंपेयर करके भी देखो यहाँ पे और यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा ये I इक्वल टू वी बाई आर है, तो यहाँ पे I की जगह क्या यूज किया, हीट करंट। V की जगह जो काम कर रहा है वो डेल्टा टी, तो R की जगह कुछ ना कुछ चीज काम करेगी और वो चीज है आपके पास ये के ए बाई एल। ठीक है, अब देखो अब है हमारे पास कंपोजिट मटेरियल्स। कंपोजिट मटेरियल्स होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, जैसे हमारे पास मान लो दो मटेरियल्स हैं, दो मटेरियल्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे मान लो एक ब्रास है और दूसरा आपके पास कॉपर है, तो इनकी कंडक्टिविटी अलग अलग होगी। अब मैंने इनकी ऐसे रॉड लिए जिनकी लेंथ सेम है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, तो मुझे ना इनकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालनी है। तो इसके लिए हम वही रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पे देखो अगर हमारे पास पैरेलल कनेक्शन है, ये हमारे पास कौन सा कनेक्शन है, पैरेलल। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, वन बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू। मान लो इसका रेजिस्टेंस आर वन है, इसका रेजिस्टेंस आर टू है, तो आर इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर रखें हम तो मान लेते हैं ये पूरा का पूरा एक इक्विवेलेंट कंडक्टर बन चुका है, तो इसकी कुछ अपनी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी होगी, कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो वो हमने मान लिया कि इसकी जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो है के ई क्यू। ठीक है, जो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी है वो है के ई क्यू मल्टीप्लाइड बाय इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ए तो यहाँ पे था, ए यहाँ पे था, यानी कि ट्वाइस ऑफ क्यू, तो यहाँ हो गया 2a डिवाइड बाय लेंथ, लेंथ तो इसकी एल ही रहेगी तो यहाँ पे लिख दिया हमने एल इक्वल टू। अगर हम R1 की बात करें तो R1 हमारे पास कितना आएगा, K1 इंटू में A डिवाइड बाई एल। और अगर हम R2 की बात करें तो R2 कितना हो जाएगा, K2A डिवाइड बाई एल। यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसको रिवर्स कर दिया है क्योंकि R की वैल्यू देखे तो वो होती है L बाई के। तो L नीचे आ गया, K1A ऊपर चला गया, L नीचे आ गया, K2A ऊपर चला गया। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया, A को कॉमन निकाल लिया और L हमारे पास ये भी बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, K1 प्लस K2। अब यहाँ पे A से A कट जाएगा, L से L कट जाएगा, तो K इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आ गया, K1 प्लस K2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इस तरह से हमने इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकाल ली, कौन से कनेक्शन के लिए, पैरेलल कनेक्शन के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास सीरीज कनेक्शन। अब सीरीज कनेक्शन की बात करें तो सीरीज कनेक्शन में हमारा आर इक्विवेलेंट निकलता है आर वन प्लस आर टू से। फिर से आपको वही काम करना है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने कितनी रखी, अगर इसको पूरा एक इक्विवेलेंट कंडक्टर मान ले तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, लेंथ हमारे पास ट्वाइस हो चुकी है तो 2l डिवाइड बाय इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी को हम के ई क्यू मान रहे हैं और हमारे पास ये क्या आ गया, ए।
R1 की वैल्यू रख दी, R2 की वैल्यू रख दी। ये सॉल्व करके देखो, यहाँ पे L से L कट जाएगा, A से A कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 2Keq इक्वल टू K1 प्लस K2 डिवाइड बाई K1 इंटू K2। तो K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया आपके पास 2K1K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब ये जो थर्मल कंडक्टिविटी हमने पढ़ी है, इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि कुकिंग यूटेंसिल्स आर प्रोवाइडेड विद वुडन और प्लास्टिक हैंडल्स बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, ठीक है, यानी कि खाना बनाने वाले बर्तन वगैरह, ठीक है, उनके पीछे जो हैंडल होता है वो ज्यादातर वुडन का बना होता है या फिर प्लास्टिक का बना होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या है, पुअर कंडक्टर्स हैं हीट के, वो हीट को इजिली कंडक्ट नहीं करते। इन विंटर हैंडल्स ऑफ वुडन डोर्स अपीयर्स कोल्डर बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर हम बात करें सर्दियों की, तो सर्दियों में जो हमारे पास वुडन डोर्स होते हैं, उनके जो आपके हैंडल्स होते हैं, वो हमें ठंडे ज्यादा लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि वो ना बाहर के टेम्परेचर को जल्दी से क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब। अब बाहर का सराउंडिंग टेम्परेचर कैसा है, बहुत कम है, तो जो आपका कंडक्टर होंगे वो क्या करेंगे, वो हीट को उतनी तेजी से रिजेक्ट करेंगे बाहर की तरफ, या आप बोल सकते हो कि वो भी क्या करेंगे, अपना टेम्परेचर को उसी के अकॉर्डिंग मेंटेन कर लेंगे और बहुत तेजी से मेंटेन करते हैं। तो क्योंकि आपका जो वुड है, सॉरी मेटल है, मेटल एक गुड कंडक्टर होता है हीट का, तो इसीलिए जो वुडन है, जो आपके हैंडल्स होते हैं, वो ज्यादा कोल्डर महसूस होते हैं आपको। नेक्स्ट है, अ न्यू क्विल्ट इज वार्मर देन एन ओल्ड वन। क्विल्ट का मतलब रजाई। अगर आप देखो, अगर आपने कभी गौर किया हो, तो आप घर में एक नई रजाई लेके आते हो, वो ज्यादा गर्म होती है पुराने वाले के मुकाबले। क्यों होती है? उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपकी जो रजाई होती है उसके अंदर होती है कॉटन, और वो कॉटन स्टार्टिंग में क्या होती है, कॉटन के बीच में ना एयर होती है, और एयर बहुत ही अच्छा इंसुलेटर है हीट का। तो स्टार्टिंग में जब आप नई रजाई लेके आते हो तो कॉटन पूरी फुली हुई होती है, क्योंकि उसके बीच में हवा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप उसको यूज करते हो, वो हवा क्या होती जाती है, रिलीज होती जाती है, यानी कम होती जाती है। और हवा कम होने की वजह से अब वो उतना अच्छा इंसुलेशन का काम नहीं करता, यानी कि उसके अंदर इजिली हीट आ सकती है और इजिली हीट वहां से बाहर निकल सकती है। लेकिन अगर नए कंबल की बात करें या फिर नई रजाई की बात करें, लेकिन अगर नई रजाई की बात करें, तो उसके अंदर जो एयर पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, जिस वजह से वो अच्छे इंसुलेटर का काम करता है। तो इजिली उसमें क्या होता है, आपके शरीर की जो गर्मी है वो जल्दी से बाहर नहीं जाती है, या फिर बाहर का जैसा भी मौसम होगा, उसका जो टेम्परेचर है वो आपको अंदर इफेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट एप्लीकेशन है, इन विंटर्स बर्ड्स ऑफन सेल देयर फेदर्स। अगर हम विंटर्स की बात करें, तो विंटर्स में आपने देखा होगा जो बर्ड्स होती हैं, ठीक है, वो अपने फेदर्स को स्वेल कर लेती है, यानी कि फुला लेती हैं। किस लिए फुला लेती हैं? टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड। सेम वही रीजन है इसका भी, क्योंकि एयर किसकी तरह एक्ट करता है, इंसुलेटर की तरह। तो वो जो फेदर्स होते हैं उसकी हेल्प से ना अपने अंदर क्या स्टोर कर लेती है, वो एयर, ताकि जो बाहर से का जो टेम्परेचर है वो उनको अफेक्ट ना कर सके। अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर। ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 11.6 शायद, वो आप चेक कर सकते हो। तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द स्टील कॉपर जंक्शन इन द स्टेडी स्टेट ऑफ द सिस्टम शोन इन फिगर। लेंथ ऑफ स्टील रॉड हमारे पास गिवन है 15 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉपर रॉड गिवन है 10 सेंटीमीटर, टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस इज 300 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ द अदर एंड इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टील रॉड इज ट्वाइस दैट ऑफ द कॉपर रॉड। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टील इतनी है और कॉपर इतनी है। ठीक है। यानी कि एक फिगर हमारे पास गिवन है इस टाइप की, जिसमें हमने एक स्टील की रॉड ली है और एक कॉपर की रॉड जो कि एंड टू एंड जुड़ी हुई है, और स्टील की रॉड को हमने रखा है फर्नेस के अंदर जो कि 300 डिग्री सेल्सियस पे है, और कॉपर की रॉड को हमने रखा है आइस बॉक्स के अंदर जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है। ऊपर से इसके ऊपर हमने एक इंसुलेटिंग मटेरियल चढ़ा दिया ताकि जो हीट है वो बाहर की तरफ लॉस ना हो। ठीक है। स्टील की थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है, कॉपर की भी थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है, इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आपके पास गिवन है, और इनकी लेंथ भी आपके पास गिवन है। अब हमें यहाँ पे जो चीज फाइंड करनी है वो ये फाइंड करनी है कि टेम्परेचर क्या होगा स्टील कॉपर जंक्शन का स्टेडी स्टेट में। यानी स्टील कॉपर जंक्शन का है हमारे पास ये, तो इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा। तो आपको पता है स्टेडी स्टेट में क्या होता है, यहाँ से हीट का ट्रांसफर होगा, तो हीट का जब ट्रांसफर होगा जैसे जैसे, वैसे वैसे हर क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हर क्रॉस सेक्शन का अगर हम टेम्परेचर देखें तो अलग अलग है। मान लेते हैं यहाँ का टेम्परेचर जो हमसे पूछा गया है वो टेम्परेचर है T। तो यहाँ से अगर यहाँ तक की हम बात करें, तो स्टेडी स्टेट में क्या होता है, जो हीट फ्लो है
वो कांस्टेंट हो जाती है, यानी कि जितनी हीट यहाँ से जाएगी उतनी हीट यहाँ पे पहुंचेगी, या फिर आप बोल सकते हो हर क्रॉस सेक्शन से होते हुए उतनी हीट बाहर निकल रही है। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितनी हीट पहुंची, ठीक है, उतनी हीट यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचेगी सेम टाइम में, यानी हीट करंट आपका क्या रहने वाला है, सेम। तो हम दोनों ही केसेस के लिए हीट करंट निकाल लेते हैं। पहले हम हीट करंट निकालेंगे इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, इसको हम नाम देंगे H1। फिर हम हीट करंट निकालेंगे इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, जिसको हम नाम देंगे H2। और हमें पता है स्टेडी स्टेट में H1 इक्वल टू किसके हो जाएगा, H2 के। ठीक है, तो जो भी गिवन डेटा था वो आप लिख लोगे यहाँ पे, ये सारा हमारे पास गिवन डेटा है। अब मान लिया हमने ये जो टेम्परेचर था स्टील कॉपर जंक्शन का वो कितना है, कैपिटल T। तो स्टेडी स्टेट में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सेम रहता है, H1 हमारे किसके बराबर हो जाएगा, H2 के। अब H1 की बात करें तो H1 किसके लिए हम देख रहे हैं, स्टील के लिए। तो यहाँ पे आएगा आपके पास K ऑफ स्टील यानी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील 300 माइनस टी डिवाइड बाय L1। इसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर, एरिया ऑफ कॉपर, टेम्परेचर कितना आएगा T माइनस 0। यहाँ का टेम्परेचर है 300 माइनस टी, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक हम देख रहे हैं ना, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ इसके बीच में, 300 माइनस टी। यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ, T माइनस 0। अब आपको क्या करना है, सारी वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पे K1 हमें गिवन है 50.2, A1 हमारे पास है ट्वाइस ऑफ A2। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था कि जो एरिया ऑफ, हाँ ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील रॉड है वो ट्वाइस है दैट ऑफ द कॉपर रॉड। यानी कि अगर हम एरिया ऑफ स्टील की बात करें तो वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही वैल्यू रख दी ट्वाइस A2, और यहाँ पे आ गया हमारे पास A2 एज इट इज, ये हो गया T और 300 माइनस टी। यहाँ A2 से A2 को हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये जो 10 था 10 को आप ऊपर ले जाओ तो 10 आ गया यहाँ पे, और जो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 15 को ऊपर ले जाएंगे तो 15 इंटू 385 इंटू में T। तो यहाँ पे हमारे पास इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 50.2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 1004, और ये हो गया 300 माइनस में T इक्वल टू कितना हो गया, 5775 इंटू T। तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया गया तो कितना हो गया, 301200 माइनस में 1004 T इक्वल टू 5775 T। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्व करके कितना आएगा, देखो पहले तो हम T वाले टर्म्स को एक जगह ले जाएंगे, यानी कि ये वाला टर्म को हम कहाँ ले जाएंगे, उधर। तो ये हो जाएगा प्लस में, तो 5775T प्लस में 1004T इक्वल टू 301200। इसको आपने ऐड किया तो ये हो गया 6779 इंटू टी इक्वल टू 301200। यहाँ से आपने T की वैल्यू निकाली, कितनी हो गई 301200 डिवाइड बाय 6779। तो टेम्परेचर हमारे पास कितना आ गया, 44.4 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर है आपका जंक्शन पॉइंट का। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक फिनिश हो गया थर्मल कंडक्टिविटी का। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे कन्वेक्शन एंड रेडिएशन।